मेरे बॉस की नज़र हमेशा मुझ पर ही टिकी रहती थी। एक बार कुछ ऐसे हालात बिगड़े कि मुझे अपने बॉस के साथ एक रात गुजारनी पड़ी। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारी एक और रोमांचक कहानी में। उम्मीद करती हूँ आपको ये कहानी बेहद पसंद आएगी। मेरा नाम पूजा है और मैं मुंबई की रहने वाली हूँ। मेरे पति का नाम राहुल है और उसकी उम्र अभी 30 साल की है। हमारी शादी को 5 साल हो गए हैं। एक दिन मेरी तबीयत ख़राब हो गई तो मैंने ऑफिस में बिना बताए छुट्टी कर ली। मेरी तबीयत कुछ ऐसी बिगड़ी कि मैंने 7 दिन ऑफिस नहीं गई। फिर जब मेरी तबीयत कुछ ठीक हुई तब मैं अपने ऑफिस गई। मेरे बॉस बहुत गुस्से में थे। उन्होंने मुझे अपने करीब बुलाया और कहा, बिना बताए कहाँ चली गई थी? तुम्हें क्या ये नहीं पता है कि छुट्टी करने से पहले लीव देनी पड़ती है? मैंने अपने बॉस को सब कुछ बताया, लेकिन बॉस नहीं माने और उसने मुझे बोल दिया कि कल से ऑफिस मत आना। अब हमें तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे बहुत बड़ा झटका सा लगा था। मैं बोली, सर प्लीज़ ऐसा मत कीजिए। आजकल मेरे हस्बैंड की जॉब भी नहीं है। मुझे नौकरी की सख्त ज़रूरत है। घर मेरी ही सैलरी से चलता है। अगर आप नौकरी से निकाल देंगे तो हम भूखे मर जाएंगे। प्लीज़ सर मुझे माफ़ कर दीजिए। आगे से बिना बताए छुट्टी नहीं करूँगी। लेकिन बॉस तो बिल्कुल भी नहीं मान रहे थे। मैं उनके पैरों में गिर गई। अब वो मुझे घूर घूर कर देखने लगे। शायद मेरे झुकने के कारण उन्हें कुछ दिख गया था। तभी मैं बोली, सर आप जो बोलेंगे मैं वही करूँगी। प्लीज़ मुझे जॉब से मत निकालो। मुझे पैसों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आपसे मुझे बड़ी उम्मीदें हैं। मेरे मुंह से जैसे ही बॉस ने ये सुना कि आपसे मुझे बड़ी उम्मीद है तो बॉस ने मुझसे कहा, चलो ठीक है, पर एक शर्त पर। मैं तुम्हें नहीं निकालूंगा, पर पहले बोलो कि शर्त मंजूर है। मैंने बिना कुछ सोचे समझे हाँ कर दी और कहा, आप बस आदेश कीजिए। मैं नौकरी बचाने के लिए आपका हर आदेश मानूंगी, क्योंकि नौकरी बहुत ज़रूरी थी। क्योंकि हमारे घर में आमदनी का कोई भी साधन नहीं था। मेरी नौकरी से ही हमारा घर चलता है। पति भी काम नहीं करते हैं, उनकी भी नौकरी छूट गई है। बॉस ने कहा, तुमने मेरी बात माननी पड़ेगी। मैंने बोला, मैं हर बात मानूंगी। बॉस ने कहा, मैं तुम्हारे साथ एक रात गुजारना चाहता हूँ। पहले तो मेरे होश ही उड़ गए बॉस की ये बात सुनकर। फिर मैं उनको देखती रही और अपनी खुशी दबाते हुए बोली, सर ये कैसी बातें कर रहे हो? ऐसा कैसे हो सकता है? अगर मैंने बोला है कि मैं कुछ भी करूँगी, इसका मतलब ये नहीं कि मैं ये सब कुछ करूँगी। सर आप ये क्या बोल रहे हो? मैं शादीशुदा हूँ, मैं ये नहीं कर सकती। तो सर बोले, शादीशुदा हो तो क्या हुआ? सोच लो, तुम्हारी मर्जी है। अगर जॉब चाहिए तो हाँ बोलो, वरना कल से मत आना। और अगर तुम मेरी बात मानोगी तो मैं तुम्हें जो भी चाहिए वो सब दूंगा और बहुत सारे पैसे भी दूंगा। मैं अपने घर में अकेला ही रहता हूँ। तुम्हें तो पता ही है कि मेरी पत्नी अपने मायके में रहती है। अब मैं अपनी खुशी बड़ी मुश्किल से छुपा रही थी, लेकिन मैं बुत बनी सर झुकाए खड़ी रही। बॉस ने फिर से बोला कि जल्दी नहीं है, शाम तक सोच कर बता देना। मैं बोली, ठीक है सर। फिर मैं कैबिन से निकल गई और घर आकर अपने पति को सब कुछ बताया। मेरे पति ने कहा, तुम्हें जो अच्छा लगे सो करो। मैं बोली, तुम्हें बुरा नहीं लगेगा ना? पति ने कहा, मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं तो बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी। मैं ये सब अपनी नौकरी के लिए कर रही हूँ। फिर मैं बोली कि अब आपको पैसों की भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मैंने पूछा क्यों? तो उसने बताया कि मेरे बॉस मुझे बदले में बहुत सारे पैसे देंगे। उसके मुंह से ये सुनकर मैं भी खुश हो गया था। अब पूजा ने अपने बॉस को कॉल किया और उसने हाँ कह दिया। बॉस ने कहा, रात को 9 बजे मेरे बंगले में आ जाना। मैंने ओके बोला और फ़ोन काट दिया। अब मैंने अपने पति को बताया कि 9 बजे बंगले में बुलाया है। पति ने कहा ओके। उस वक्त रात के 8 बजे मैं नहाने चली गई और 1 घंटे बाद बाहर आई। उस दिन मैं बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही थी। कुछ देर के बाद मैंने अपने पति को कहा, चलो बॉस के घर छोड़ दो मुझे। मेरे पति ने बाइक निकाली और मुझे बॉस के घर पर छोड़ दिया। पति ने मुझे बोला, सुबह कॉल कर देना, मैं लेने आ जाऊंगा।
मैंने ओके बोला और अंदर चली गई। अंदर का हॉल बहुत बड़ा था। फिर मेरे बॉस ने मेरा वेलकम किया और मुझे देखता ही रह गया। फिर बॉस ने पूछा, तुम्हें छोड़ने वो कौन आदमी आया था? मैंने बताया कि वो मेरे पति थे। मेरे बॉस ने पूछा, क्या तुम्हारे पति को सब कुछ मालूम है? मैंने कहा, हाँ, मैंने अपने पति को सब कुछ बता दिया है। बॉस ने कहा, तुम्हारे पति ने कोई आपत्ति नहीं जताई? मैंने कहा, नहीं, मेरे पति तो बड़े ही खुले विचारों वाले इंसान हैं। ये सुनकर तो बॉस के चेहरे पर अलग ही चमक आ गई थी। फिर हम दोनों बेडरूम में चले गए और एक दूसरे को देखने लगे। फिर बॉस ने सामने की अलमारी से एक विस्की की बोतल निकाली और लेकर आ गए। उसके इशारे पर मेरे पास रखे गिलास में शराब डाल दी और पानी मिलाकर 2 पैग बना दिए। पहले मैं एक ही गिलास बना रही थी, पर बॉस के कहने पर मैंने 2 पैग बना दिए थे। बॉस ने मुझे गिलास उठाने के लिए कहा। पहले मैंने मना किया, लेकिन बॉस के कहने पर मैंने गिलास उठा लिया। फिर दोनों ने चेस बोलकर पी लिया। उस वक्त सुबह के 4 बजे थे, जब हम दोनों गहरी नींद में सो रहे थे। सुबह 9 बजे मैंने अपने पति को कॉल करके बुलाया। उसने कहा, प्लीज़ मुझे सोने दो यार। मैंने कहा, ठीक है, बाद में सो जाना, पहले मुझे यहाँ से लेकर जाओ। उसने कहा, ठीक है, तो मैं लेने आ रहा हूँ। मैंने कहा, ओके, आ जाओ। मेरा पति वहाँ पर बॉस के घर पहुँचा। 4-5 बार बेल बजाई। थोड़ी देर बाद बॉस ने दरवाज़ा खोला और बोला कि क्या चाहिए। मैंने कहा, सर, मैं अपनी पत्नी को लेने आया हूँ। बॉस बोले, ठीक है, अंदर आ जाओ। फिर उसने दरवाज़ा बंद कर दिया और हम अंदर आ गए। बॉस ने मुझे हॉल में बिठाया और ख़ुद रूम में जाकर मेरी पत्नी को उठाने लगा। मेरी पत्नी उठकर फ्रेश होकर बाहर आ गई। तब तक मैं और बॉस बाहर बैठे थे। बॉस बता रहे थे कि तुमने क्या किस्मत पाई है, इतनी बेस्ट पत्नी तुम्हें मिली है। मैं बोला, हाँ, ये बात तो आप सच बोल रहे हैं। सर बोले, अब मैं तुम्हारी बीवी की नौकरी पक्की करता हूँ। मैंने बोला, थैंक यू सर। बॉस बोले, अपनी पत्नी को जब मैं कहूँ यहाँ भेज दिया करो। मैंने कहा, मुझे इससे कोई आपत्ति नहीं है। बॉस बोले, ठीक है, अब मैं हफ्ते में 2 दिन यहाँ बुला लिया करूँगा, और अगर तुम्हारा मन करे तो तुम भी मेरी कंपनी में नौकरी कर लेना। ये सुनकर तो मेरा पति और भी ज़्यादा खुश हो गया और उसके बाद मेरा पति मुझे खुशी खुशी घर ले आया। मेरे बॉस ने हम दोनों पति पत्नी की नौकरी पक्की कर दी थी, लेकिन बदले में वो जो चाहते थे वो मुझे करना पड़ता था। और सबसे अहम बात ये थी कि इस पर मेरे पति ने कभी भी आपत्ति नहीं जताई। तो दोस्तों, 2 बुज़दिल पति पत्नी की कहानी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। सब्सक्राइब करें। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारी एक और रोमांचक कहानी में। उम्मीद करती हूँ आपको ये कहानी बेहद पसंद आएगी। आज की इस कहानी में मैं आपको बताऊंगी कि कैसे मेरे पति को छोड़ने के लिए थानेदार और वकील ने मुझे पूरी रात। मेरा नाम कोमल है, मेरी उम्र 30 साल है, मेरा रंग एकदम गोरा है। ये बात उस वक्त की है जब हम लोग लखनऊ में रहते थे, पर इस घटना के बाद से हम लोग दिल्ली आ गए थे। ये घटना लखनऊ की है। उस वक्त घर में मैं, मेरे पति, मेरी सास और मेरी ननद रहते थे। मेरी शादी को अभी सिर्फ 6 महीने ही गुजरे थे। मेरे पति दुबई में जॉब करते थे। फ़िलहाल तो उनकी कुछ महीनों की छुट्टियां चल रही थीं, वरना तो वो सालों साल बाहर ही रहते थे। मेरे पति बहुत ही नेक और शरीफ इंसान थे, लेकिन उनके अंदर एक गंदी आदत भी थी। वो शराब बहुत ज़्यादा पीते थे। खैर, हुआ यूँ कि एक दिन उन्होंने ज़्यादा शराब पीकर कार से एक लड़के को घायल कर दिया। तो हमारे पास एक पुलिस वाले का फ़ोन आया कि आपके पति पुलिस स्टेशन में हैं। हम लोग तो बहुत ज़्यादा घबरा गए थे और फ़ौरन सारे लोग वहीं पहुंच गए। तो देखा कि पति अंदर थाने की जेल में बंद है। हमने जानकारी ली थी कि क्या हुआ, तो पुलिस इंस्पेक्टर बहुत गुस्से में और ज़ोर से चिल्लाते हुए बोला, उसने शराब पीकर मेरे बेटे को अपनी गाड़ी से मारने की जुर्रत की है। ये सुनकर तो मेरे होश उड़ गए। उसकी इतनी कड़क आवाज़ सुनकर सारा माहौल गंभीर और शांत हो गया था। वो बहुत ही काला और मूंछदार इंसान था। उसने हल्की फुल्की दाढ़ी भी रख रही थी।
दिखने में पुलिस वाला कम और डाकू ज़्यादा लग रहा था। हम सभी कहने लगे कि इनकी तरफ से हम लोग माफ़ी मांगते हैं और मिन्नतें करने लगे। तो उसने फ़ौरन हवलदार से कहा, अरे लगा दो 2 थप्पड़ इसके पति को। हवलदार ने तो सीधे मेरे पति की कमर पर लठ मारना शुरू कर दिया। तो सासू माँ समेत हम सब लोग रोने लगे और गिड़गिड़ाते हुए बोले, माफ़ कर दीजिए ना, प्लीज़ छोड़ दीजिए इन्हें। तो वो बोला, ऐसे कैसे छोड़ दूँ, आज रात भर इसको यहाँ रखकर वो हाल करूँगा कि कार चलाने से पहले 100 बार सोचेगा। फिर हम सभी लोग उससे छोड़ देने के लिए बहुत ज़्यादा प्रार्थना करने लगे। फिर अचानक मेरे मुंह से निकल गया कि आपको कितने पैसे चाहिए। तो वो गुस्से में खड़ा होकर मुझे बुरी तरह से घूरने लगा और बोला, तुझे क्या मैं रिश्वतखोर लगता हूँ? पैसों के बदले तो मैं इसे कभी नहीं छोड़ूंगा। अब तो मैंने भी बिना सोचे समझे बोल दिया, तो फिर क्या चाहिए आपको मुझसे? ये सुनकर उसने बड़ी अजीब सी नज़रों से मुझे देखना शुरू कर दिया। मैं तुरंत समझ गई थी, मगर मन में बोली कि मैं तुझे कुछ नहीं दूंगी और तुझे कुछ मिलने वाला भी नहीं है। मैं अपनी सासू माँ से बोली, चलो वकील के पास चलते हैं। और हम रात को 9 बजे ही एक वकील के पास पहुँच गए। हमने बात की और वकील के साथ वापस पुलिस स्टेशन आ गए। फिर वकील और वो इंस्पेक्टर बात करने लगे। काफ़ी बातों के बाद गर्मा गर्मी भी हो गई। अब इतनी बातों से जो नतीजा निकला उसे सुनकर हम और भी ज़्यादा घबरा गए थे कि मामला अब कोर्ट में ही निपटेगा और तब तक मेरा पति जेल में ही रहेगा, लेकिन अब उनको कोई हाथ नहीं लगाएगा। खैर, अब हम लोग वहाँ से जाने लगे तो मैं 1 सेकंड में ही अपने पति से मिलने के लिए वापस आई। मैं तो गेट पर एंट्री वापस करने ही वाली थी कि अचानक शॉक्ड रह गई। वो वकील और पुलिस वाला दोनों बहुत तेज तेज हंस रहे थे। वो काला पुलिस वाला बोला, ये तो हमारे जाल में फंस गई। अब तो वकील बोला, यार एक बार ये मिल जाए तो मज़ा ही आ जाएगा। तो पुलिस वाला बोला, अरे मिलेगा कैसे नहीं, हम किस लिए बैठे हैं यहाँ पर। ये कहकर वो लोग हंसने लगे और मेरे पैरों तले जैसे ज़मीन खिसक गई हो। मैं डर के मारे अंदर नहीं गई और वापस मुड़कर घर की तरफ चल दी। जब हम सब लोग घर पर पहुँचे तो मैं अंदर आते ही अपने कमरे में आ गई और सोचने लगी कि कोमल तू कहाँ फंस गई है। अब तो ये तेरे पीछे ही पड़ गए हैं, ऊपर से पति भी इनकी कैद में है। यही सोचते सोचते मुझे कब नींद आ गई पता ही नहीं चला। सुबह 7 बजे उठी, जल्दी से नहा धोकर कुछ थोड़ा सा खाकर और माँ जी और दीदी के लिए नाश्ता बनाकर अकेली ही पुलिस स्टेशन चल दी। आज मैंने सूट और पजामी पहना था और हाँ, आज मैं थोड़ा मेकअप करके गई थी। थाने जाते ही चेयर पर बैठे पुलिस वाले के सामने जाकर बैठ गई और बोली, देखिए मुझे इस कोर्ट कचहरी के चक्कर में नहीं पड़ना, आप प्लीज़ कैसे भी ये केस निपटा दीजिए। मैं जानती हूँ कि सब कुछ आपके ही हाथ में है। अब वो तो इत्तेफाक से आपका बेटा था, उसके लिए मैं माफ़ी मांगती हूँ। आप प्लीज़ कैसे भी करके ये मामला सुलझा दीजिए। ये सुनकर पुलिस वाले के चेहरे पर हंसी साफ नज़र आ रही थी। उसे लगने लगा था कि मुर्गी जाल में फंस गई है। फिर मैंने भी सोच ही लिया कि अरे कोमल, तुझे अपने पति को छुड़वाने के लिए वो सब करना ही पड़ेगा जो ये लोग चाहते हैं। तू कितनों के साथ ये सब काम कर चुकी है, एक बार अपने पति के खातिर भी इनके साथ कर ले। अब पुलिस वाला मेरे करीब आया और धीरे से बोला, क्या कर सकती हो आप अपने पति को बचाने के लिए? मैं ज़रा सा झुककर उसकी तरफ देखते हुए बोली, मैं अपने पति के लिए सब कुछ कर सकती हूँ। तो उसने मेरी तरफ देखते हुए पूछा, सब कुछ? तो मैं हड़बड़ा सी गई और मैंने बस हाँ में गर्दन हिला दी। तो वो बोला, ठीक है, अपने वकील से बात कर लो, क्योंकि उसने केस की फ़ाइल तैयार कर ली है और वो रात को आएंगे। अगर तुम 10 बजे वकील के घर आ सकती हो तो वहीं पर आ जाना, हम सब वहीं पर बैठकर बात कर लेंगे। मैं भी मुस्कुराते हुए अंदाज में बोली, हाँ ठीक है, मैं पूरी तैयारी से आ जाऊंगी। अब मैं वहाँ से चल दी थी। मैं समझ गई थी कि बात तो कुछ नहीं है, आज ये दोनों मिलकर मुझे। ये सोचते हुए मैं घर आ गई तो मेरी सासू माँ मुझसे पूछने लगी, क्या बात हुई कोमल? मैंने बताया, अरे वो वकील सही नहीं है, मेरी एक फ्रेंड है, उसके पापा वकील हैं, वो आज रात को आएंगे तो मैं उनसे मिलने उनके घर पर जाऊंगी। मेरी सासू माँ बोली, बेटा हम भी चलते हैं। मैंने कहा, नहीं नहीं,
अब मैं सब कुछ अपने आप संभाल लूँगी और देखना कल सुबह तक उनको भी छुड़वा लूँगी। रात तक मैंने खाना वाना निपटाया। मैंने तो कुछ नहीं खाया था, पर मुझे 10 बजे का टाइम मिला था। मगर घर पर सब बोलने लगे कि अब देर मत करो, निकल जाओ, रात हो रही है। तो मैं 9 बजे ही चल दी और मैंने सूट पहना था जो काफ़ी फिटिंग का था। मैं सज धज कर वकील के घर पहुंच गई। मैं अंदर गई तो वहां वो दोनों बैठे हुए थे। वो पुलिस वाला भी था। मैं बैठ गई और बोली, जी बताइए। तो पुलिस वाला बोला, देखो पहले ये बताओ कि तुम अपने पति को छुड़वाने के लिए किस हद तक जा सकती हो। मैंने बिना डरे कहा, मैं सब कुछ करने को तैयार हूँ, लेकिन कल सुबह तक मेरे पति घर पर पहुँच जाने चाहिए। तो पुलिस वाला बोला, तुझे हम दोनों के साथ एक रात गुजारनी होगी, तभी तेरा पति छूट पाएगा। तू यहाँ हमें खुश करेगी और हम तेरे पति को छोड़ देंगे। ये सुनकर अब मेरी हालत खराब हो गई थी और मैं नरम आवाज में बोली, देखो मेरे पति को कल सुबह छोड़ देना, भले ही तुम जो चाहो वो कर लो। ये बात सुनकर पुलिस वाला तो जैसे खुशी से उछल पड़ा था और बोला, चल अब खड़ी हो जा और जाकर सामने से पैक बना कर ला। कल क्या, हम तो अभी छोड़ देंगे तेरे पति को। मैं खड़ी हुई और 3 गिलास निकाले तो वकील बोला, तू भी लगाएगी जान। मैं कटीले अंदाज में बोली, अब जब अपनी बना ही लिया है तो खातिरदारी तो करनी ही पड़ेगी। ये सुनकर पुलिस वाला खुश होते हुए बोला, अरे वाह मेरी जान, ऐसी खातिरदारी करेंगे कि तेरे पति ने भी नहीं की होगी। फिर उसके बाद उन दोनों ने मुझे अपनी हवस का निशाना बनाया। उन लोगों ने मेरी वीडियो भी बना ली थी, इसलिए वो मुझे फिर ब्लैकमेल करने लगे थे। अब तो ये उन दोनों का रोज का मामूल बन गया था। धीरे धीरे ये बात मेरे पति को भी पता चल गई। मेरे पति ने जब मुझसे इस बारे में पूछा तो मैंने उन्हें बताया कि उन लोगों ने मेरी कुछ वीडियो और फोटो बना लिए हैं, इसलिए वो लोग मुझे रोज ब्लैकमेल करते हैं। तो मेरा पति बोला, ये पुलिस वालों का चक्कर बहुत बुरा होता है, क्यों ना हम लोग दूसरे घर में शिफ्ट हो जाते हैं। मैं अपने पति के साथ दिल्ली आकर दूसरे घर में शिफ्ट हो गई, तब जाकर उन दोनों से मेरा पीछा छूटा। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आपको कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। उस वक्त मेरी उम्र 16 साल थी। घर में कोई भी नहीं था। अम्मी अब्बू रिश्तेदारों के यहाँ शादी में गए हुए थे और घर में मैं बिल्कुल अकेली थी। मैंने सोचा उस्ताद जी के आने से पहले नहा लेती हूँ, फिर आराम से बैठकर पढ़ाई करूँगी। मैं कमरे के अटैच बाथरूम में नहाने के लिए चली गई। कुछ देर बाद बाहर आई तो सामने देखा उस्ताद जी सोफे पर बैठे मेरा ही इंतज़ार कर रहे थे। कपड़े गीले होने की वजह से मेरा वजूद साफ नज़र आ रहा था। उस्ताद जी की जैसे ही मुझ पर नज़र पड़ी तो उनकी आंखें हैरत से फैल गईं, क्योंकि मैंने अंदर वाले कपड़े नहीं पहने थे। उस्ताद जी 55 साल के आदमी थे, इसलिए मुझे लगा कि वो तो मेरे बाप की उम्र के बराबर के हैं। मैं ऐसी हालत में ही उस्ताद जी के बराबर में किताब लेकर बैठ गई। अचानक मेरी नज़र उस्ताद जी की शलवार पर पड़ी तो देखकर शर्मिंदा हो गई। अचानक पढ़ते हुए मेरी किताब नीचे गिर गई और मैं जैसे ही किताब उठाने के लिए झुकी तो उस्ताद जी की नज़रें मुझ पर ऐसे गड़ी हुई थीं जैसे कोई भूखा इंसान खाने वाली चीज़ को देखता है। मैं उठकर दोबारा सीधी होकर सोफे पर बैठ गई। आज तो वैसे भी पूरा घर खाली पड़ा हुआ था। उस्ताद जी शायद पहले से ही इस बात का इंतज़ार में थे कि कब मैं उनको अकेली मिलूं और कब वो मेरे साथ। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारी एक और रोमांचक कहानी में। उम्मीद करती हूँ आपको ये कहानी बेहद पसंद आएगी। मेरा नाम रानिया है और मैं दिखने में बेहद खूबसूरत हूँ। मेरी माँ को मेरा ट्यूशन जाना बिल्कुल भी पसंद नहीं था, क्योंकि वो अमीर और मॉडर्न थी और वो चाहती थी कि उनकी बेटी सबसे अलग रहे। इसलिए उन्होंने मेरे लिए एक 55 साल के उस्ताद का इंतज़ाम किया। वो घर आकर मुझे पढ़ाता था। वो उस्ताद मुझे पढ़ाने की भारी फीस ले रहा था। मेरी माँ फ़ख्र से कहती थी, उसने अपनी बेटी के लिए एक काबिल उस्ताद का इंतज़ाम किया है जो बहुत ज़्यादा फ़ीस लेता है और उसकी बेटी को बहुत बेहतरीन पढ़ाता है। वैसे तो वो टीचर ठीक ठाक था, मगर मुझे अच्छा नहीं लगता था। शायद इसलिए कि मैं अभी तक इस बात को कबूल नहीं कर पाई थी
कि मैं अपनी बाकी दोस्तों की तरह एकेडमी में जाकर नहीं पढ़ सकती थी, बल्कि मुझे घर पर रहकर उस उस्ताद से पढ़ना पड़ता था। शुरू-शुरू में मुझे वो टीचर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था और ना ही मुझे उसके पढ़ाने का अंदाज़ पसंद आया था। मगर जब मैंने अपनी माँ से ये बात की तो उन्होंने मुझे डाँट-डपट दिया और कहा कि ये बहाने बंद करो और अपनी तालीम को बेहतर बनाओ और ये भूल जाओ कि मैं अपनी और दोस्तों की तरह एकेडमी जा सकती हूँ। और भी बहुत सारी हिदायतें मुझे दी गई थीं। तब मैं चुप हो गई और अपनी पढ़ाई में दिल लगाने लगी, जबकि दिल से बहुत उदास थी और मैं अपने दोस्तों के साथ पढ़ना चाहती थी। जबकि मेरी सारी दोस्त और बाकी की क्लास फेलो मुझ पर रश्क करती थीं कि मैं इतनी अमीर हूँ कि मुझे घर पर इतना अच्छा उस्ताद पढ़ाने आता है। उनकी बातें सुनकर मैं भी नखरे दिखाने लगती और तब मैं अपना सारा अफसोस भुलाकर अपने उस्ताद से बहुत अच्छे से पढ़ने लगी। और जब मैंने दिल से उस उस्ताद को कबूल किया तो मुझे मालूम हुआ कि वो वाकई एक काबिल उस्ताद है और मुझे बहुत मेहनत से पढ़ाता है। और उसकी मेहनत की वजह से मैंने बहुत कम दिनों में अपनी पढ़ाई बेहतर कर ली थी और अब क्लास में हर सब्जेक्ट में मैं सबसे ऊपर आ गई थी, जिस वजह से क्लास और स्कूल में मेरी वाह-वाही होती, जिसे सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगता था। और उन दोनों तारीफ़ों की वजह से मैं आसमानों में उड़ने लगी थी और तब मैंने अपने उस्ताद को भी दिल से कबूल कर लिया था और उनसे बहुत फ्री होने लगी थी और दिल लगाकर उनसे पढ़ती थी और अपनी हर बात उनसे शेयर करती थी ताकि पढ़ाई में मज़ीद बेहतर हो जाऊं। इस वजह से मेरे माँ-बाप भी बहुत खुश हो गए थे कि उनकी बेटी पहली पोजीशन पर रहती है और उनका खूब नाम ऊंचा कर रही है। अब उस्ताद की भी डिमांड बढ़ने लगी थी। उसने अपनी फ़ीस बढ़ाने को कहा, जो मेरे माँ-बाप ने बिना किसी ऐतराज़ के बगैर उनकी डिमांड को पूरा कर दिया था। उसके कुछ टाइम बाद उन्होंने मेरे माँ-बाप से कहा कि वो शाम को मुझे पढ़ाने आया करेंगे, क्योंकि दिन में उनके पास वक्त नहीं होता। उनकी ये बात भी मेरे माँ-बाप ने मान ली थी और उनको कोई ऐतराज़ नहीं था, बल्कि मेरे माँ-बाप तो किसी भी बात पर कोई ऐतराज़ नहीं करते थे और अक्सर मेरे माँ-बाप को रात में बाहर जाना पड़ता था। इस वजह से उन्होंने इस तरफ ज़्यादा तवज्जो नहीं दी कि मैं किस तरह और कैसे पढ़ती हूँ। मैं खुश थी कि मैं पढ़ाई में बहुत अच्छी हो गई हूँ, मगर मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि मुझे ऐसे वक्त से भी गुजरना पड़ेगा कि मैं जीने के भी काबिल नहीं रहूँगी और कल तक जो लोग मेरे आगे पीछे घूमते थे और मुझे हसरत भरी नज़रों से देखते थे, वो बाद में मुझ पर थूकना भी पसंद नहीं करेंगे। एक शाम जब वो मुझे पढ़ाने आया तो मेरे माँ-बाप पार्टी पर जाने के लिए तैयार हो रहे थे। वो तकरीबन हर शाम रात को किसी न किसी पार्टी या किसी न किसी शादी में जाया करते थे और मेरे पास दाइमा और एक मुलाजिम को छोड़कर जाते थे। मगर उस रोज़ दाइमा अपने गाँव गई हुई थी और मुलाजिमा की तबीयत ख़राब होने की वजह से वो अपने क्वार्टर में जा चुकी थी और मैं अब घर में बिल्कुल अकेली और तन्हा थी। और थोड़ी देर बाद उस्ताद जी मुझे पढ़ाने के लिए आ गए। मैं थोड़ी घबरा रही थी, मैं बिल्कुल अकेली थी, मगर मेरे माँ-बाप को इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता था और मैं खामोशी से पढ़ने बैठ गई। उस्ताद जी ने मुझे पढ़ाना शुरू किया। थोड़ी देर बाद उन्होंने मुझसे पूछा, घर में किसी की आवाज़ नहीं आ रही, घर सूना-सूना पड़ा है, क्या घर पर कोई नहीं है क्या? मैंने उस्ताद जी को बताया कि मेरे माँ-बाप पार्टी में गए हैं और दाई माँ अपने गाँव गई हैं। फिर उन्होंने पूछा, अच्छा तुम्हारी मुलाजिमा कहाँ है? मैंने कहा उनकी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए वो अपने क्वार्टर में चली गई हैं। इतना सुनते ही उस्ताद जी ने ललचाई नज़रों से मुझे घूरना शुरू कर दिया। सबसे पहले उन्होंने मुझे नंबर हल करने को कहा, तो मैं नंबर हल करने में इतनी मसरूफ़ हो गई थी कि फिर याद भी नहीं रहा कि मैं इस घर में बिल्कुल अकेली हूँ और वो उस्ताद भी मेरे साथ बैठा है, जो वैसे तो मेरा उस्ताद था, मगर इस वक्त उसके दिमाग पर शैतान सवार था। और फिर अचानक ही उसने मुझे अपना भयानक रूप दिखाया। बज़ाहिर मेहरबान नज़र आने वाला असल हकीकत में दरिंदा था। इस दरिंदे ने मुझे अकेला पाकर मेरे साथ जो किया, उसके बाद मैं जीने के काबिल भी न रही। मैं पढ़ने में मसरूफ़ थी तो उसने अचानक मुझ पर हमला कर दिया
मुझे अजियत के समंदर में ढकेल दिया। मैं बेबसी से चिल्लाए जा रही थी। मैं तो बस फड़फड़ा कर ही रह गई थी। वो 2 घंटे मेरी ज़िंदगी के सबसे अज़ियतनाक थे। उस जंगली जानवर ने मुझे बुरी तरह से हिलाकर रख दिया था। मैं तकलीफ़ की शिद्दत से बेहोश हो गई थी, मगर उस दरिंदे ने मुझे फिर भी नहीं छोड़ा। और जब वो होश में आया तो मेरी हालत बहुत बुरी थी और मैं मरने ही वाली थी, जिस पर वो घबरा गया और मुझे उस हालत में छोड़कर वहाँ से भाग गया। मैं बिल्कुल बेहोश हो चुकी थी और मुझे नहीं मालूम था कि फिर क्या हुआ और क्या नहीं। फिर जाने कितनी देर तक मैं बेहोश पड़ी रही, और जब मुझे होश आया तो मैं अस्पताल के बेड पर मौजूद थी और साथ ही मेरे माँ बाप बैठे रो रहे थे। पहले तो मुझे समझ में नहीं आया कि मैं कहाँ हूँ और क्यों हूँ, मगर फिर जब धीरे धीरे मेरे हवास जागने लगे तो वो पूरा मंजर मेरी आंखों के सामने घूमने लगा। मैं फिर से चीखने चिल्लाने लगी। मेरी हालत पर मेरे माँ बाप तड़प रहे थे और मुझे पुकार रहे थे, मगर मुझे किसी की पुकार नहीं सुनाई दे रही थी। मैं बुरी तरह से चीख रही थी और फिर बेहोश हो गई थी। मेरी हालत पर मेरे माँ बाप दुख और पछतावे में जलने लगे थे। फिर तकरीबन 10 दिन बाद जब मैं संभली तो मेरे माँ बाप मुझे घर ले आए। अब मैं पहले की तरह चीखती चिल्लाती नहीं थी, मगर अब मैंने बोलना ही छोड़ दिया था और अपने माँ बाप की तरफ तो मैं बिल्कुल भी नहीं देखती थी। मुझे उनसे शदीद नफरत हो गई थी। काश वो इतने गाफिल और लापरवाह न होते तो मेरे साथ ये सब न होता। जिंदगी जीने वाली लड़की हर चीज़ से दूर हो गई थी। मैंने सबसे मिलना जुलना छोड़ दिया था। मैं अकेली कमरे में पड़ी रहती थी। मेरी ज़िंदगी पूरी तरह से उजड़ चुकी थी। अब मेरे माँ बाप मुझे वक्त देने लगे थे, लेकिन वो वक्त अब मेरे लिए बेमायने हो चुका था। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का मकसद किसी को परेशान करना नहीं है, बल्कि आपको सावधान करना है। आप सभी अपनी फैमिली और अपने बच्चों का ख्याल रखें। बाहर के किसी भी गैर मर्द पर भरोसा ना करें। आपकी क्या राय है इस कहानी पर, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारी एक और रोमांचक कहानी में। उम्मीद करती हूँ आपको ये कहानी बेहद पसंद आएगी। मेरा नाम पूजा है और घर में मुझे सब पिंकी कहकर बुलाते हैं। हम सिर्फ 2 ही बहनें हैं, जिसमें मेरी बड़ी बहन संजना की शादी हो चुकी है। मैं दिखने में ठीक ठाक हूँ, इसलिए जीजू का दिल मुझ पर आ गया। दिखने में तो मेरी दीदी भी कम नहीं है, लेकिन वो कहते हैं ना कि घर की मुर्गी तो दाल बराबर होती है। मैं 19 साल की हो चुकी थी, लेकिन मेरी हाइट ज़्यादा नहीं बढ़ी थी, बस 5 फुट से थोड़ी सी ज़्यादा ही थी, लेकिन मेरी बॉडी ठीक ठाक थी। हम यानी कि मेरे पापा मम्मी और मैं गांव में रहते थे। मेरी दीदी शहर में रहती थी, क्योंकि जीजू एक बहुत बड़े बिजनेसमैन थे। मैं तो इसके बारे में ज़्यादा नहीं जानती थी, मगर वो खूब पैसे कमाते थे। मैं जीजू के साथ फ़ोन पर भी खूब बातें किया करती थी, और वो सब कुछ बातें बताते जो वो मेरी दीदी के साथ किया करते। मुझे भी उनके साथ ये सब बातें करना बहुत अच्छा लगता था। कभी कभार तो वो वीडियो कॉल पर मुझसे ज़िद करने लगते थे कि तुम्हारा मन नहीं करता क्या। इसलिए मैं उनसे वीडियो कॉल पर ज़्यादा देर तक बात नहीं करती थी, क्योंकि मुझे थोड़ी हिचकिचाहट होती थी। लेकिन जीजू ने मुझे बहुत बार महाराज के दर्शन करवाए थे। वो बोलते कि कुछ नहीं होता पूजा, तुम तो बहुत शर्माती हो। अब तुम्हारी दीदी को ही देख लो, रोज़ इसकी पूजा करती है। तभी मैं मुस्कुराते हुए बोलती कि बस करो जीजू, मुझे नहीं देखना, आप भी ना। सच कहूँ तो मेरा मन भी पूजा करवाने का बहुत करता था, लेकिन मैं कर भी क्या सकती थी, इसलिए मैं फ़ोन काट देती। एक बार जीजू ने फ़ोन पर मुझे बहला फुसलाकर पूछ ही लिया कि पूजा, तुम्हारा शादी करने को मन नहीं करता क्या। तो मैंने जीजू को कहा कि बहुत करता है जीजू, आखिर मैं भी तो एक लड़की ही हूँ। तो जीजू बोले कि वैसे अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी ख्वाहिश को पूरा कर सकता हूँ। तो मैं बोली कि नहीं जीजू, मगर मुझे अभी शादी नहीं करनी। तो जीजू बोले, क्या रे साली साहिबा, शादी की बात कौन कर रहा है, मैं तो आपको बिना शादी के ही सुख देना चाहता हूँ। तभी मैंने जीजू से कहा कि चलो ऐसी बात है तो फिर मैं आपको सोचकर बताऊंगी। अगले दिन फिर जीजू ने मुझे फ़ोन कर दिया
और पूछने लगे कि क्या हुआ पूजा, तुमने अभी तक नहीं बताया। तो मैं बोली, जीजू वैसे मन तो मेरा भी कर रहा है, लेकिन आप मेरे जीजा जी लगते हो, अगर दीदी को पता चल गया तो वो गुस्सा करेगी। तभी जीजू बोले कि अरे पूजा, तुम इतना मत डरा करो, कुछ नहीं होगा, मैं कल तुम्हारे गांव आ रहा हूँ, तुम बस तैयार रहना। लेकिन तभी मैंने जीजू से कह दिया था कि जीजू मेरी ना है, आप मत आना। शाम को मैंने फिर जीजू को फ़ोन किया कि जीजू मैं सच कह रही हूँ, आप कल मत आना। लेकिन जीजू कहने लगे कि अब तो मैंने अपना मन बना लिया है और अब तो मैं आकर ही रहूँगा, तुम कैसे नहीं मानती हो। मैंने बहुत रिक्वेस्ट की लेकिन जीजू नहीं माने। सुबह 10 बजे तक जीजू गाड़ी लेकर घर आ पहुँचे। घर में मम्मी पापा भी थे, तो जीजू उनके साथ बैठे बातें कर रहे थे और उन्होंने बहाना भी बना लिया था कि मैं ज़रा काम से आया था, इसलिए सोचा कि आप सबसे मिलता चलूं। मैं रसोई में खाना बना रही थी, तो थोड़ी ही देर बाद जीजू सीधा ही रसोई में आ गए और उन्होंने ज़ोर से मेरी चोटी खींच ली और बोले, कैसी हो साली साहिबा, फ़ोन पर तो बड़े नखरे दिखा रही थी, फिर इतना किसके लिए सजी हो। तभी मैं ज़ोर से चीख पड़ी कि छोड़ो जीजू, आप भी ना, मैंने कितना मना किया था कि आप मत आना, लेकिन फिर भी आप आ गए। क्या आपका दीदी से जी नहीं भरता जो मेरे पीछे पड़े रहते हो। इतने में जीजू बोले कि आज तो बड़े ही गुस्से में लग रही हो, चलो अभी तुम्हारा गुस्सा शांत करता हूँ। उसके बाद उन्होंने सोने की रिंग निकाली और मेरे हाथ में पहना दी। वो वास्तव में बहुत ही सुंदर थी। मैंने पूछा कि अब इसकी क्या ज़रूरत थी जीजू। तो वो बोले कि ये तो साली साहिबा के लिए बस एक छोटा सा तोहफा था, बताओ कैसा लगा। तो मैंने मुस्कुराते हुए कहा कि बहुत सुंदर है जीजू, लेकिन आप ये मत समझ लेना कि मैं इसके बदले आपको। तो जीजू बोले, अरे नहीं पूजा, ये तो बस ऐसे ही मन किया तो ले लिया, वैसे सच कहूँ तो ये रिंग तुम पर बहुत अच्छी लग रही है, बिल्कुल राजकुमारी जैसी लग रही हो। तभी मैं बोले कि बस करो जीजू, मुझे ज़्यादा मस्के लगाने की ज़रूरत नहीं है, मैं सब समझती हूँ। इसके बाद मैंने सभी के लिए खाना लगा दिया। जीजू भी भूखे ही आए थे, तो उन्होंने भी हमारे साथ खाना खाया और बातें भी करने लगे। मैंने सोचा कि जीजू शायद अभी जाएंगे, तो मैंने कंफर्म करने के लिए मजाक के मूड में पूछ लिया कि जीजू आप आज रुक जाते तो। जीजू बोले कि तुम्हें किसने कहा कि मैं जा रहा हूँ, मैं कल सुबह ही जाऊँगा। अगर आप लोगों को परेशानी हो रही है तो फिर मैं अभी निकल जाऊँगा। तो मेरे पापा बोले कि अरे नहीं, ये तो मजाक कर रही है, और उन्होंने उल्टा मुझे ही डांट दिया। खाना खाकर जीजू गेस्ट रूम में आराम करने लगे। तभी मम्मी पापा खेत पर जाने लगे, क्योंकि हमारे खेत में अभी चावल लगाए जा रहे थे। मैं अभी पापा के साथ खेत जाना चाहती थी, क्योंकि मुझे पता था अगर घर पर रुकी तो जीजू नहीं मानेंगे और मुझे नहीं छोड़ेंगे। इसलिए मैंने पापा से रिक्वेस्ट की, लेकिन पापा ही नहीं माने। वो बोले कि अगर तुम भी चले जाओगी तो फिर दामाद जी घर में अकेले थोड़ी रहेंगे, इसलिए तुम घर पर ही रुको। मेरे पापा से ऐसी बातें सुनकर जीजू तो बहुत ही खुश हो गए थे, क्योंकि अब हमें सारी दोपहर डिस्टर्ब करने वाला कोई नहीं था। इसके बाद मैं रसोई का काम निपटाने लगी, और जैसे ही मम्मी पापा घर से निकले, जीजू तुरंत मेरे पीछे रसोई में आ गए और मुझे पकड़कर गेस्ट रूम में ले गए। मैंने बहुत छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं माने। रूम में ले जाकर उन्होंने मुझे बेड पर बिठा दिया और खुद नीचे बैठकर मुझे मनाने की कोशिश करने लगे कि अब मान भी जाओ न पूजा। जीजू को नीचे बैठा हुआ देखकर मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए मैंने उन्हें कहा कि जीजू प्लीज़ आप ऐसा मत कीजिए, चलिए ठीक है, पहले आप ऊपर बैठ जाइए। मेरे मुंह से ऐसा सुनकर जीजू के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई थी और वो बोले कि चलो, महारानी को थोड़ी दया तो आई हम पर। तभी मैंने जीजू से कहा कि अब आप ऐसा करेंगे तो मुझे तो मानना ही पड़ेगा, लेकिन सच कहूँ तो जीजू मुझे बहुत ही ज़्यादा घबराहट महसूस हो रही है। तभी जीजू बोले कि कोई बात नहीं पूजा, ये तो नॉर्मल है, फर्स्ट टाइम सभी को होती है, और वैसे भी तुम घबराई हुई और भी ज़्यादा सुंदर लग रही हो। मेरे माथे पर थोड़ा थोड़ा पसीना भी आ चुका था। फिर जैसे ही जीजू मेरे करीब आने की कोशिश करने लगे, तभी मेरी बहन संजना का फ़ोन आ गया, लेकिन जीजू ने तुरंत ही फ़ोन काट दिया। उसके बाद फिर संजना दीदी ने दोबारा से फ़ोन किया,
जीजू फिर से फ़ोन काटने वाले थे, लेकिन मैंने उनके हाथ से फ़ोन ले लिया और उठा लिया। फ़ोन उठाते ही दीदी गुस्से में बोली कि क्या बात है आकाश, तुम फ़ोन क्यों नहीं उठा रहे हो। तभी मैंने जवाब दिया कि दीदी वो मैं पूजा बोल रही हूँ। तभी दीदी बोली कि अच्छा, कैसी हो पूजा, और मम्मी पापा कैसे हैं। तो मैंने दीदी को नमस्ते किया और कहा कि मैं ठीक हूँ। दीदी आप कैसी हो। तभी दीदी बोली कि मैं ठीक नहीं हूँ, इसीलिए तो फ़ोन किया था। आज सुबह ही सीढ़ियों से उतरते वक्त मेरा पैर फिसल गया था और मैं गिर गई। इतना सुनते ही जीजू ने मेरे हाथ से फ़ोन छीन लिया और दीदी को परेशान होकर डांटने लगे कि संजना, तुम्हें सुबह ही फ़ोन कर देना चाहिए था ना। अब कैसी हो, ज़्यादा चोट तो नहीं लगी तुम्हें। तुम रुको, मैं अभी 1 घंटे में ही पहुंचता हूँ। तभी दीदी बोली कि अब इतना भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जब मैं कॉल करती हूँ तो उठाते नहीं हो। तुम्हें तो मेरी बिल्कुल भी फिक्र नहीं है। तो जीजू ने दीदी को सॉरी बोला और कहा कि चलो अब मुझे माफ़ भी कर दो रानी साहिबा, आगे से ऐसा कुछ नहीं होगा। तभी मैंने जीजू के हाथों से फ़ोन ले लिया और दीदी से कहने लगी कि दीदी मुझे जीजू की शिकायत करनी है आपसे। तो दीदी बोली कि कैसी शिकायत। फिर मैंने उन्हें कहा कि ये मुझे बहुत ज़्यादा तंग करते हैं, हर वक्त मुझे परेशान करते हैं, छेड़ते रहते हैं। मैं तो इन्हें बहुत मना करती हूँ लेकिन ये मानते ही नहीं हैं। अब आप ही इन्हें समझा दो। तब दीदी बोली, यार जीजा साली के मामले में तो मुझे मत ही घसीटो तो ही अच्छा है। वैसे भी ये मुझे भी बहुत तंग करते हैं, इसलिए इनकी आदत हो गई है। ऐसा कहते ही उन्होंने फ़ोन काट दिया। इतने में जीजू खड़े हो चुके थे और उन्होंने मुझसे कहा कि चलो ठीक है पूजा, अब मुझे जाना होगा। तो मैंने जीजू से कहा कि अरे रुको ना, इतनी भी क्या जल्दी है, अब तो मैं भी तैयार हूँ। तो जीजू बोले कि नहीं पूजा, तुम समझने की कोशिश करो, संजना को मेरी ज़रूरत है। मैंने जीजू को बहुत समझाया कि अरे बस आधे घंटे की ही तो बात है ना जीजू, फिर चले जाना। लेकिन जीजू ने मेरी एक ना सुनी। तो मेरी आंखों में आंसू आ गए और मैंने रोने की आवाज़ में जीजू से कहा कि प्लीज़ जीजू। मेरी आंखों में आंसू देखकर जीजू भी भावुक हो गए थे और बोले कि अरे पगली, रो क्यों रही हो। तभी जीजू ने मुझे बेड पर बिठाया और बोले कि चलो अब मुस्कुराओ। तभी मैंने जीजू से कहा कि जीजू शायद आप नहीं जानते कि मुझे आपसे बात करना कितना अच्छा लगता है। ये तो मैं आपको तंग करने के लिए मना करती रहती हूँ। फिर जीजू मुझे समझाते हुए बोले, अरे मुझे पता है पगली, इसीलिए तो मैं तुम्हारी बातों का बुरा नहीं मानता। चलो ऐसा करो, तुम भी मेरे साथ चलो, इसी बहाने तुम्हारी दीदी से भी मुलाकात हो जाएगी। जीजू के मुंह से ऐसा सुनकर मेरा तो चेहरा खिल गया था, लेकिन मैंने जीजू को कहा कि पापा नहीं जाने देंगे, उन्हें कौन कहेगा। तो जीजू बोले कि वो संजना संभाल लेगी, तुम बस जल्दी से तैयार हो जाओ। इसके बाद मैं जल्दी से तैयार हो गई और जब जीजू ने संजना दीदी को बताया कि मैं भी आ रही हूँ, तो मेरी दीदी बहुत खुश हो गई और उन्होंने पापा को फ़ोन करके बोल दिया। इसके बाद मैं और जीजू शहर के लिए निकल गए। सारे रास्ते मैंने जीजू पर से नज़रें नहीं हटाई थीं। जब जीजू ने पूछा तो मैं बोली कि सच सच बताना जीजू, सिर्फ मेरे लिए ही गांव आए थे या फिर। तभी जीजू मुस्कुराते हुए बोले कि आया तो तुम्हारे लिए ही था, लेकिन किस्मत देखो तुम्हें ही लेकर जा रहा हूँ। उसके बाद पता नहीं मुझे क्या हुआ, मैंने बिना सोचे समझे ही जीजू को आई लव यू बोल दिया। मेरे इतना कहते ही जीजू ने एकदम ब्रेक लगा दिए और बोले, पूजा ये तुम कैसी बातें कर रही हो, तुम अभी बच्ची हो इसलिए तुम्हें नहीं पता है, मैं तुम्हारा जीजा लगता हूँ। तो मैं बोली कि हाँ तो मुझे भी पता है, तभी मेरे आगे पीछे घूम रहे हो, मैं इतनी भी छोटी नहीं हूँ। फिर मैंने सॉरी बोलकर कहा, चलो ठीक है आज के बाद ऐसा नहीं बोलूँगी। तभी जीजू बोले कि मैं तो बस तुम्हें। फिर मैंने हाथ जोड़ते हुए कहा कि अच्छा ठीक है बाबा, आगे से नहीं बोलूँगी। वहीं रास्ते पर एक दही भल्ले का ठेला लगा हुआ था, तो मैंने दही भल्ले खाने की जिद की क्योंकि मुझे दही भल्ले बहुत पसंद थे। इसके बाद आधे घंटे के अंदर हम घर पहुंच गए। घर पर दीदी के साथ उनकी सहेली बैठी हुई थी जो उन्हें अस्पताल से दिखाकर लाई थी। मुझे देखकर मेरी बहन बहुत खुश हो गई। जीजू ने जाते ही दीदी को डांट लगानी शुरू कर दी कि तुम्हें कितनी बार बोला है संजना, धीरे धीरे काम किया करो, लेकिन तुम मेरी सुनती कहाँ हो। उसके बाद जीजू वहीं पर बैठ गए और मैं फ्रेश होने के लिए नहाने चली गई।
नहाने के बाद मैं रसोई में सभी के लिए खाना बना रही थी, क्योंकि दोपहर में सभी को भूख लग गई थी। तभी रसोई में जीजू भी आ गए और वो बहुत ही खुश लग रहे थे। जब मैंने उनसे खुशी का कारण पूछा तो वो बोले कि पूजा, तुम जितनी अच्छी बाहर से लगती हो, उससे लाख गुना अच्छी अंदर से भी हो। तभी मैंने कहा कि जीजू, वो तो मैं पहले से ही हूँ। तो जीजू बोले कि लेकिन मैंने तो आज ही देखा है, तुम्हें बुरी नज़र से बचाने वाले तिल तुम्हारी पीठ पर है। तब जाकर मैं समझी कि आज तो जीजू ने लाइव दर्शन ही किए हैं, क्योंकि बाथरूम में एक खिड़की भी थी। तभी मैंने आंखें चिढ़ाते हुए कहा कि जीजू, दीदी सच बोलती है कि आप बड़े बदमाश हो, कभी नहीं सुधरोगे। तभी जीजू मेरी तारीफ करते हुए बोले कि आप जैसी साली साहिबा साथ हो तो मैं सुधर कर क्या करूँगा। फिर मैंने जीजू को कहा कि चलिए अब जल्दी से दीदी के रूम में चलिए, खाना खा लेते हैं। तो जीजू बोले कि खाना छोड़ो, बाद में खा लेंगे, पहले तुम मेरे साथ चलो। जब से तुम्हें ऐसे देखा है, मुझसे तो एक पल भी नहीं रुका जा रहा। फिर जीजू ने मेरे हाथ से खाने की थाली ले ली और मुझे ले जाने लगे। तो मैंने जीजू को रोका, अरे जीजू छोड़िए ना, आप तो बहुत ज़्यादा जिद करते हो। आपको नहीं पता कि घर में दीदी भी है और वो जाग रही है। इतनी भी क्या जल्दी है, शाम का इंतज़ार कर लो ना। अगर दीदी को पता चल गया तो गड़बड़ हो जाएगी। जीजू बोले कि कुछ पता नहीं चलेगा, बस तुम चलो, तुम ही ने तो कहा था कि सिर्फ आधे घंटे की बात है। लेकिन तभी दीदी की आवाज़ आई कि दोनों रसोई में लड़ते रहोगे या खाना भी लेकर आओगे, मुझे बहुत भूख लग रही है। तब जाकर जीजू माने कि चलो अब महारानी साहिबा का ऑर्डर आ गया है तो फिर शाम को ही देखते हैं। और हम खाना लेकर दीदी के रूम में आ गए। आते ही दीदी ने कहा कि आकाश, इतना क्यों परेशान करते हो बेचारी को। दीदी के इतना बोलते ही मैं भी मुंह बनाते हुए कहने लगी कि दीदी, ये मेरी बिल्कुल भी बात नहीं सुनते, हर वक्त मुझे छेड़ते रहते हैं, अब आप ही समझाओ इन्हें। तभी जीजू दीदी का हाथ पकड़ते हुए बोले कि अच्छा बाबा, आज से सारी मजाक मस्ती बंद, ठीक है, अब चलो जल्दी से खाना खा लो, वरना ये ठंडा हो जाएगा। खाना खाने के बाद जीजू नहाने के लिए चले गए और मैं दीदी के साथ उनकी शादी का एल्बम देखते देखते सो गई। शाम को मैंने फर्श पर पोंछा लगा दिया था और थोड़ा बहुत काम करके दीदी को आंगन में टहलाने लगी। तभी जीजू बोले कि पूजा, मैं बाजार जा रहा हूँ, अगर तुम्हें कुछ घर का सामान मंगवाना है तो बता दो। तभी मैंने जीजू से मजाक करते हुए कहा कि घर का सामान तो पूरा है, लेकिन आते वक्त मेरे लिए गुलाब जामुन और चमचम जरूर लेकर आना, मुझे बहुत पसंद हैं, ऐसे पैसे बचाने से कुछ नहीं होगा। तभी जीजू बोले कि अच्छा ठीक है, ऐसा करो आज तुम खाना भी मत बनाना, मैं बाहर से ही लेकर आऊँगा। इतना सुनकर तो मैं और भी ज़्यादा खुश हो गई थी। जीजू के मुंह से ऐसा सुनकर दीदी बोली कि मेरे लिए तो कभी भी बाहर से खाना नहीं लेकर आए, अब साली आई है तो उसकी इतनी सेवा हो रही है। तभी जीजू बोले कि अब मुझे आज्ञा दो महारानी साहिबा, वरना यहीं पर रात हो जाएगी। जीजू के बाजार जाने के बाद हम टाइम पास करने के लिए टीवी देखने लगे। फिर रात के 8 बजे के करीब जीजू घर वापस आ गए थे। आते वक्त वो मिठाई और खाना भी लेकर आए थे। इसके बाद हमने साथ बैठकर खाना खाया और जीजू ने हमें बहुत हंसाया। खाना खाने के बाद जीजू दीदी को रूम में ले गए और उन्हें दवाई दे दी और उनका सर दबाने लगे। जीजू के साथ बात करते करते दीदी को कब नींद आ गई पता ही नहीं चला, क्योंकि साथ में दवाइयों का असर भी था। दीदी को सुलाने के बाद जीजू मेरे कमरे में आए। मैं बैठी हुई जीजू का ही इंतजार कर रही थी। उन्हें देखकर मैं बोली कि 10 मिनट और नहीं आते तो मैं भी सोई हुई मिलती। तो जीजू बोले कि कोई बात नहीं, तो मैं तुम्हें वैसे भी जगा ही लेता। फिर वो बोले कि तुम 2 मिनट रुको, मैं तुम्हारे लिए कुछ और भी लेकर आया हूँ। ऐसा बोलकर वो रसोई में चले गए और फ्रिज में से एक बियर की बोतल लेकर आए। तो जब मैंने जीजू से पूछा कि ये क्या है, तो वो बोले कि कुछ नहीं, बस स्वास्थ्य के लिए ठंडी होती है और थोड़ी सी पी लोगी तो तुम्हें इससे घबराहट भी महसूस नहीं होगी। तभी मैंने जीजू को मना कर दिया कि नहीं जीजू, मैं ये सब नहीं पीऊँगी, अगर आपको लेनी है तो ले लो, मैंने तो आज तक नहीं पी और पापा भी कहते हैं कि शराब सेहत के लिए अच्छी नहीं होती। तभी जीजू बोले कि अरे पगली, तुम कौन से ज़माने में जी रही हो, ये तो बस नॉर्मल बियर है, इससे कुछ नहीं होता, और तुमने तो देखा ही होगा कि आजकल की लड़कियां भी पीती हैं। इसके बाद जीजू ने मुझे पिला ही दी। वैसे मैंने फर्स्ट टाइम पी थी,
तो थोड़ी अजीब सी लग रही थी, लेकिन उसे पीने के बाद सारी घबराहट मानो उड़ गई थी। उसके बाद जीजू ने मेरी तारीफ़ें करनी शुरू कर दी और वो मेरे करीब आकर बैठ गए। उस दिन जीजू ने मुझ पर खूब प्यार लुटाया, इसलिए मुझे नहाना पड़ा। मैंने जीजू को बोला भी कि अब बस करो। 2 घंटे बाद जीजू अपने कमरे में चले गए और मैं नहाकर सो गई। रात को तो मुझे इतना पता नहीं चला, लेकिन सुबह मुझे बहुत कमज़ोरी महसूस हो रही थी। इसके बाद मेरा और जीजू का रोज़ का काम हो गया था। उधर दीदी भी बीमार थी, तो जीजू भी मेरे ही ऊपर डिपेंड हो गए थे। मैंने 10-15 दिनों तक जीजू पर खूब प्यार लुटाया और इतने में दीदी भी फिर से ठीक हो गई थी। इसके बाद जीजू मुझे वापस गांव छोड़ आए थे। फिर 2 दिनों बाद जीजू का मेरे पास फ़ोन आया और उन्होंने कहा, पूजा, दरअसल तुम्हारी दीदी को सब कुछ पता चल गया था। वो तो तुम्हारी खातिर तुम्हारे लिए कुछ नहीं बोली, लेकिन जैसे ही मैं कल घर आया तो उसने मुझे बहुत डांटा और मुझसे बात तक नहीं की। वैसे मैंने संजना को मना लिया है, लेकिन प्लीज़ अब तुम भी वो सारी बातें दिमाग से निकाल देना। ये सुनकर तो मैं भी डर गई थी, लेकिन संजना दीदी दिल की बहुत अच्छी थी। मैंने तुरंत फ़ोन कर दिया और उनसे माफ़ी मांगी। मेरी दीदी बोली कि कोई बात नहीं पूजा, तुम तो अभी बच्ची हो, गलती तो इन्हीं की है। लेकिन मैंने इन्हें समझा दिया है, आज के बाद ये ऐसा कुछ नहीं करेंगे और तुम भी घर पर कुछ मत बताना, वरना मम्मी पापा परेशान हो जाएंगे। इसके बाद सब कुछ नॉर्मल हो गया और दीदी ने भी बात को आगे नहीं बढ़ने दिया। जीजू में भले ही लाख कमियां थीं, लेकिन वो संजना दीदी की हर बात मानते थे और उनसे बेहद प्यार करते थे। इसलिए संजना दीदी ने उन्हें माफ़ कर दिया था। जीजू ने भी उन्हें भरोसा दिलाया कि आज के बाद वो ऐसी हरकतें नहीं करेंगे। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आपकी क्या राय है इस कहानी पर हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। सब्सक्राइब करें। मेरे माँ बाप ने बचपन में ही मेरा निकाह पक्का कर दिया था और जब मेरी उम्र 25 साल हुई तो मेरी शादी होने वाली थी। शादी को लेकर मेरे बहुत सारे अरमान थे, लेकिन निकाह से एक दिन पहले ही हमें ये खबर मिली कि मेरी होने वाली पत्नी इस दुनिया से चल बसी है, क्योंकि उसे हार्ट अटैक आया था। इस खबर से मैं बेहद दुखी था। इसी तरह कुछ दिन बीत रहे थे कि तभी मेरे माँ बाप ने फैसला किया कि मेरी शादी उसकी छोटी बहन से करा दी जाएगी, जिसका नाम रज़िया था। रज़िया दिखने में तो बेहद खूबसूरत थी, लेकिन उसकी उम्र तो अभी सिर्फ 14 साल थी। मैं इस रिश्ते से इनकार करने लगा, लेकिन माँ बाप ने ज़बरदस्ती मेरी शादी उस बच्ची से करवा दी। शादी को लेकर मेरे कई सारे अरमान थे, जो कि आज पूरे तरीके से टूट चुके थे। मैं बेबस होकर सुहागरात की रात को अपने कमरे की तरफ बढ़ रहा था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि भला मैं उस बच्ची के साथ क्या करूँगा। लेकिन जैसे ही मैं कमरे में दाखिल हुआ तो मेरी 14 साल की पत्नी सुहागरात मनाने के लिए तड़प रही थी। ये देखकर मैं तो हैरान रह गया। वो तुरंत मेरे करीब आई और मोबाइल से कुछ वीडियो दिखाकर मुझसे कहने लगी कि आज हम भी इसी तरह करेंगे। मैं तो हक्का बक्का होकर वहीं खड़ा था कि तभी रज़िया ने लाइट बंद कर दी और फिर उसने मेरे साथ। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारी एक और रोमांचक कहानी में। उम्मीद करती हूँ आपको ये कहानी बेहद पसंद आएगी। सोशल मीडिया की वीडियो देखकर आज के वक्त पर हर लड़का लड़की वक्त से पहले ही जवान हो चुके हैं। आज की तारीख में हर लड़का लड़की को उम्र से पहले ही सुहागरात के बारे में पूरा पता होता है, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि एक 14 साल की लड़की भी सुहागरात मनाने के लिए इतना बेताब होगी। बचपन में ही माँ बाप ने मेरी शादी मोहल्ले की एक लड़की के साथ पक्की कर दी थी। बचपन में मैं और मेरी होने वाली पत्नी हम गुड्डा गुड़ियों की शादी करवाकर बहुत ज़्यादा खुश होते थे। उस वक्त बचपन में ही हम दोनों एक दूसरे से जीवन भर साथ चलने की कसम खाया करते थे। हम दोनों का घर एक दूसरे के घर से कुछ ही दूरी पर था। फिर जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती गई, हमारे जो शादी को लेकर जज्बात थे वो भी बढ़ने लगे थे। हर लड़का लड़की की तरह हमारी भी कुछ ख्वाहिशें थीं जो कि पूरी होने वाली थीं। हम दोनों ही बहुत खुश थे, लेकिन शायद हम दोनों की खुशियों को किसी की नज़र लग चुकी थी। मेरे घर में पूरे तरीके से शादी का माहौल बना हुआ था। हर तरफ घर को पूरी लाइटों से सजाया गया था। मैं घर का बड़ा बेटा था।
इसी वजह से शादी में कोई कमी नहीं रखी गई थी। मैंने सुहागरात को लेकर अपने दोस्तों से पहले ही ट्रेनिंग ले ली थी। अब मैं अंदर ही अंदर बेताब हो रहा था कि तभी हमें रात को खबर मिली कि मेरी होने वाली पत्नी इस दुनिया से चली गई, क्योंकि उसे हार्ट अटैक आया था। ये खबर सुनते ही मानो मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। मेरी तो पूरी ज़िंदगी ही ख़त्म हो चुकी थी। मैंने बड़ी मुश्किल से अपने आप को संभाला था। उस लड़की के जाने के बाद 1 हफ्ते के बाद ही दोनों परिवारों की सहमति से ये फैसला लिया गया कि अब मेरी शादी उसकी छोटी बहन से करवा दी जाएगी। ये सुनकर तो मैं हक्का बक्का रह गया। मैं इनकार करने लगा कि वो तो अभी बच्ची है और मुझे अभी किसी से शादी नहीं करनी, क्योंकि मैं शबनम से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता था। लेकिन माँ बाप ने कहा कि दुनिया वाले ताने देंगे, तेरे बारे में गलत भी बोल सकते हैं कि शायद तेरी किस्मत ही अच्छी नहीं थी, तभी तो शादी से 1 दिन पहले ही दुल्हन मर चुकी है और मैं तुझ पर कोई भी इल्ज़ाम लगाता हुआ नहीं देख सकती। इसलिए जो फैसला तेरे लिए ले रही हूँ वो तेरे लिए बेहतर होगा। मैं माँ बाप से कुछ और बहस ना कर सका और उन्होंने 1 हफ्ते के अंदर ही मेरी शादी एक 14 साल की लड़की के साथ कर दी। जब दोस्तों ने उस लड़की को देखा तो मुझसे कहा कि तू पागल तो नहीं हो गया, तू एक 14 साल की लड़की से भला शादी क्यों कर रहा है? उस छोटी बच्ची के साथ कैसे अपनी ज़िंदगी की शुरुआत करेगा? लेकिन मेरे पास अब कोई रास्ता नहीं था। फिर कुछ ही देर में मेरी उस लड़की के साथ शादी हो चुकी थी। मैं सुहागरात की रात अपने कमरे में जाना नहीं चाहता था, लेकिन मेरी बहनों ने मुझे ज़बरदस्ती उस कमरे में भेज दिया। जैसे ही मैं मन मार कर कमरे में अंदर दाखिल हुआ तो मैंने देखा कि रज़िया फ़ोन पर कुछ वीडियो देख रही थी और मेरे आते ही उसने फ़ोन को बंद कर दिया और तुरंत मेरे करीब आकर खड़ी हो गई। उस वक्त मेरे पसीने छूट रहे थे कि तभी अचानक रज़िया ने मुझे गले लगा लिया। रज़िया काफ़ी छोटी थी, मुझे तो उसे पकड़ने में भी हिचकिचाहट महसूस हो रही थी। मैं पढ़ा लिखा लड़का था, इसी वजह से मैं रज़िया के साथ कोई भी ऐसा संबंध नहीं बनाना चाहता था। मैंने तुरंत उसे अपने आप से दूर किया। तभी वो कहने लगी, क्या हुआ, आप मुझसे शादी करके खुश नहीं हो क्या? लेकिन मैं उस बच्ची को क्या समझाता। इसी वजह से मैं तुरंत बिस्तर पर जाकर लेट गया। तभी वो दौड़ती हुई आई और मेरी बगल में आकर लेट गई। मैंने उसे जानबूझकर बहाना बनाया कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए मैं सोना चाहता हूँ। मेरी बात सुनकर उसने भी सहमति दी और तुरंत लाइट बंद कर दी। शादी के माहौल की वजह से मैं बहुत ज़्यादा थक चुका था, इसी वजह से तुरंत गहरी नींद में चला गया। लेकिन रात को मैंने तभी अपने कमर के ऊपर एक हाथ रेंगता हुआ देखा और ये हाथ किसी और का नहीं बल्कि मेरी उस कम उम्र पत्नी का था। मैं तुरंत उससे दूर हट गया। उसके छूने से मेरे जज्बात उठ रहे थे, लेकिन मैंने अपने जज्बातों पर काबू किया था। मैं तुरंत उठकर सोफे पर जाकर सो चुका था। सुबह जब उठा तो मैंने देखा कि रज़िया अभी भी गहरी नींद में सो रही थी। मैं जल्दी से वॉशरूम में गया और फ्रेश होकर हॉल में आकर बैठ चुका था। माँ भी मुझसे नज़रें चुरा रही थी, क्योंकि उन्हें पता था कि मैं ये शादी नहीं करना चाहता था। मैंने अपनी माँ से भी ठीक से बात नहीं की। तभी वो मुझे रज़िया के बारे में पूछने लगी। मैंने कहा कि वो अपने कमरे में सो रही है। आज मेरे लफ्ज़ों में बिल्कुल भी प्यार नहीं था। ये बात मेरी माँ अच्छे तरीके से जान चुकी थी। बहरहाल नाश्ता करने के बाद मैं अपने काम से घर से बाहर जाने वाला था कि माँ मुझसे कहने लगी कि अभी अभी तो नई नई शादी हुई है, तुझे अपनी पत्नी को वक्त देना चाहिए। मैंने कहा कि वो अभी बच्ची है और मैं उसे क्या वक्त दूं। ये कहकर मैं घर से रवाना हो चुका था। आज मुझे ऑफिस में कोई काम नहीं था, बल्कि माँ से झूठ बोलकर घर से निकला था। मैं उस घर में बिल्कुल भी रहना नहीं चाहता था। मैं अपने एक दोस्त के घर चला गया। मेरा दोस्त मुझे परेशान देखकर कहने लगा कि तेरी तो शादी हुई है, तुझे तो अपनी पत्नी के साथ होना चाहिए। मैंने कहा कि तू भी माँ की तरह बात कर रहा है, ये सब बातें मत बोल, मैं ये शादी नहीं करना चाहता था, तू अच्छे तरीके से जानता है। तभी मेरा दोस्त कहने लगा, फिर तू अब क्या करेगा? शादी तो हो चुकी है और तुझे इस रिश्ते को निभाना भी पड़ेगा। मैंने कहा कि मैं कैसे रिश्ते को निभाऊं? वो अभी बच्ची है यार, उसे अभी इतनी समझ नहीं है। फिर बात करते करते शाम भी हो चुकी थी
आज मैंने अपने दोस्त के साथ बैठकर खूब जमकर ड्रिंक की। मैं अपना दुख किसी से बयान नहीं कर सकता था और ना ही कोई मेरे दुख को समझना चाहता था। जीते जी मेरी जिंदगी नरक बन चुकी थी। शादी को लेकर हर लड़के के दिल में कई अरमान होते हैं। वो सारे अरमान मेरे टूट चुके थे। जैसे ही मैं घर पहुंचा तो मेरी पत्नी ने दरवाज़ा खोला था। वो हॉल में बैठकर मेरा इंतज़ार कर रही थी। तभी वो तुरंत पानी का गिलास मेरे लिए लेकर आई और फिर मेरा कंधा दबाने लगी। ये सब देखकर मैं हैरान हो चुका था। वो पूरा एक पत्नी जैसा व्यवहार कर रही थी। मुझे उसमें बच्चों वाली आदत बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रही थी। मेरा खाना खाने को बिल्कुल भी मन नहीं था, लेकिन इतने प्यार से बोलने लगी तो मैं उसके साथ खाना खाने के लिए बैठ चुका था। हमने कुछ देर बात की और उसके बाद अपने कमरे में चला गया। कमरे में जाते ही वो तुरंत मेरे गले लग गई और फिर मुझे कसकर पकड़ लिया। मैं बार बार उससे दूर जाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसके इतनी तेज पकड़ से मेरे जज्बात फिर से उठने लगे थे। दारू की वजह से मुझे बहुत नींद आ रही थी। इसी वजह से मैं तुरंत अपने बिस्तर पर लेट गया और उसके बाद मेरे साथ क्या हुआ मुझे कुछ भी मालूम नहीं। लेकिन इसी बहाने से वो लड़की मेरे पूरे करीब आ चुकी थी और मैं भी नशे की हालत में उसके साथ वो सब कर बैठा था जो मुझे अभी बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए था। सुबह जब मेरी आंख खुली तो पूरा बिस्तर खराब था। ये देखकर मेरे पसीने छूटने लगे थे। इसका मतलब था कि मैं नशे की हालत में रात भर उसके साथ। लेकिन जब मैं रज़िया की तरफ देखा तो वो गहरी नींद में सो रही थी। मैं उसे जगाने की कोशिश करने लगा। जब उसे होश आया तो कहने लगी कि मेरे पेट में बहुत ज़्यादा दर्द है। मैं सारा मामला समझ चुका था। मैं तुरंत उसे डॉक्टर के पास लेकर गया ताकि कोई मामला गड़बड़ न हो जाए, क्योंकि वो तो अभी बच्ची थी और इस उम्र में उसके साथ ये सब करना ठीक नहीं था। लेकिन गलती तो मेरी थी। डॉक्टर ने कुछ दवाइयाँ लिखी और उसके बाद हम दोनों घर वापस आ चुके थे। रज़िया बहुत खुश थी क्योंकि उसे जो चाहिए था वो उसे मिल चुका था। लेकिन एक बात मैंने नोटिस की थी कि उसमें बच्चों वाली आदतें बिल्कुल भी नहीं थीं। अब मैं धीरे धीरे रज़िया के करीब आने लगा और उसे वक्त देने लगा। उसके साथ रहते रहते मुझे भी अच्छा लगने लगा था। मैं भी यही सोच लिया कि शायद मेरी ज़िंदगी में यही लिखा है। मैं रज़िया को शाम के वक्त घुमाने के लिए लेकर जाया करता था। उस रात घर वापस आने के बाद मैंने रज़िया पर खूब प्यार लुटाया। उसके बाद रज़िया वॉशरूम में गई थी। मैं बिस्तर पर लेटा हुआ कुछ सोच ही रहा था कि तभी अचानक रज़िया का फ़ोन बजना शुरू हो गया। बार बार इतनी कॉल आने से मैं अर्जेंट कॉल समझकर उसकी कॉल को रिसीव कर लिया। तभी मुझे कॉल की दूसरी साइड से एक लड़के की आवाज़ सुनाई दी। मैं जब उस लड़के के बारे में पूछने लगा तो वो कहने लगा कि मैं रज़िया का आशिक हूँ और रज़िया के साथ मेरा नाजायज़ ताल्लुकात है। अगर तुम्हें यकीन नहीं आता तो उसकी कमर पर एक काला तिल है, जाकर देख लो। ये सुनकर तो मेरे होश उड़ चुके थे। जब रज़िया वापस कमरे में आई तो मैंने उसकी कमर पर हूबहू वही तिल देखा जो उस लड़के ने बताया था। उस वक्त मुझे बहुत तेज़ गुस्सा आया था। जब मैं रज़िया से इस बारे में पूछने लगा तो उसने इनकार किया। कहने लगी मेरा कोई भी बॉयफ्रेंड नहीं है और ना ही उसने किसी लड़के के साथ कोई और गलत संबंध बनाए हैं। लेकिन अब मुझे रज़िया पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं था। मेरे मन में यही आ रहा था कि इस कम उम्र लड़की को सुहागरात के बारे में इतना सब कुछ कैसे पता था। इसका मतलब कि इसने पहले से ही ऐसा कोई संबंध बनाया है, तभी तो इसे इतनी नॉलेज है। रज़िया बार बार मुझे पकड़कर विश्वास दिलाने की पूरी कोशिश कर रही थी, लेकिन अब मैं उसकी बात पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करना चाहता था, क्योंकि उसने मुझे धोखा दिया था और सबसे बड़ा धोखा तो मेरे माँ बाप ने मुझे दिया था, इस लड़की से मेरी शादी करवा कर। मैंने ये सारी बातें उसके मुंह पर बोल दी थी। ये सारी बातें सुनकर वो बहुत ज़्यादा रोने लगी। कहने लगी कि मैं सिर्फ आपसे मोहब्बत करती हूँ। तभी हम दोनों के बीच में थोड़ी बहुत हाथापाई हो चुकी थी, जिसकी वजह से रज़िया के सर पर चोट लगी और वो बेहोश हो चुकी थी। तब मैं उसे बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका था और इस हालत में मैं उसे डॉक्टर के पास लेकर गया। डॉक्टर ने उसके सर पर थोड़ी बहुत पट्टी बांधी और तभी उन्होंने मुझे ये खुशखबरी सुनाई कि मैं बाप बनने वाला हूँ। मेरे ऊपर तो एक से एक बढ़कर कयामत टूट रही थी, क्योंकि मुझे पता था कि ये बच्चा मेरा नहीं है। मैं चुपचाप उसका हाथ थामकर घर वापस आ चुका था।
मैं मन ही मन बहुत परेशान था। मैंने तभी फैसला लिया कि मैं दूसरे दिन ही काम के बहाने किसी दूसरे शहर चला जाऊंगा। 1-2 साल वहीं रहूंगा और तब तक रज़िया मैच्योर भी हो जाएगी और तब उसे अपने आशिक के पास जाना ही होगा। तब मैं उसे हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दूंगा, क्योंकि अभी वो माँ बनने वाली थी और इस वक्त मैं उसे और परेशानी नहीं देना चाहता था। रज़िया बार बार रात को भी मुझे विश्वास दिलाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मैंने उसके सामने नाटक किया कि मुझे उस पर पूरा यकीन है। दूसरे दिन सुबह होते ही मैंने एक चिट्ठी लिखकर टेबल पर रख दी और हमेशा हमेशा के लिए सब कुछ छोड़कर दूसरे शहर के लिए रवाना हो चुका था। मैं वहां जाकर दिन रात मेहनत किया करता, क्योंकि मुझे अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा धोखे मिले थे। अब मैं किसी भी लड़की के करीब नहीं जाता और ना ही किसी से दोस्ती रखता। मैं सिर्फ अपने काम से काम रखता। मेरे घर से जब भी फ़ोन आता था तो मैं किसी का फ़ोन रिसीव नहीं करता था और ना ही मैंने कभी रज़िया से बात की। यूं ही धीरे धीरे पूरे 4 साल बीत चुके थे। इन 4 सालों में मैंने काफ़ी तरक्की भी हासिल कर ली थी। अब मुझे अपने घर और परिवार की याद आ रही थी और ज़्यादातर मुझे रज़िया की चिंता सताने लगी। मैंने सोचा कि इस वक्त वो मैच्योर हो चुकी होगी और मुझे इस वक्त अब अपने घर चले जाना चाहिए और अपने रिश्ते का भी फैसला कर लेना चाहिए, ताकि मैं भी उस ज़िंदगी से आज़ाद हो सकूं। मैं दूसरे दिन ही घर के लिए रवाना हो चुका था। जैसे ही मैं घर के अंदर दाखिल हुआ तो पूरा घर सूना सूना पड़ा हुआ था। मेरी माँ मुझे देखकर बहुत ज़्यादा रोई और गुस्सा हो रही थी। कहने लगी, अब क्या करने आए हो तुम तो बिना बताए ही हम सबको छोड़कर कब के जा चुके थे। मैंने तभी माँ से रज़िया के बारे में पूछा। मेरी माँ कहने लगी, वो तो अपने मायके में है और आज तुम्हें क्यों उसकी चिंता क्यों हो रही है। तभी मैंने उसके बच्चे के बारे में पूछा तो मेरी माँ कहने लगी कि उसका बच्चा तो इस दुनिया में आने से पहले ही मर चुका है और उसकी तो हालत भी काफ़ी ख़राब हो चुकी है। तुम्हारे जाने के बाद वो पूरे तरीके से टूट चुकी थी और ज़्यादा टेंशन लेने की वजह से उसका बच्चा भी इस दुनिया से जा चुका था और तुमने तो उसके ऊपर आरोप लगाए थे कि उसके पेट में किसी और का बच्चा है। मैंने अपनी माँ को हकीकत बताई। तब मेरी माँ कहने लगी कि सच्चाई ये नहीं है जो तुझे पता चली। तुम्हारे जाने के बाद रज़िया के भाइयों ने मिलकर उस लड़के को ढूंढा और हम सबके सामने लाकर खड़ा कर दिया। हाँ, उस लड़के को रज़िया से मोहब्बत थी और उससे वो शादी करना चाहता था, लेकिन रज़िया उससे प्यार नहीं करती थी। रज़िया की शादी तुमसे हो चुकी थी, जिसकी वजह से वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ गया था और तुम्हारा रिश्ता तोड़ने के लिए उसने झूठी कहानी तुम्हें सुनाई, जिस पर तुमने बहुत जल्दी विश्वास कर लिया। मैंने तुम्हें सच्चाई बताने के लिए कई बार फ़ोन किया था, लेकिन तुमने तो कभी भी मुझसे बात ही नहीं की। रज़िया के माँ बाप उसे अपने घर लेकर जा चुके हैं। ये सब सुनते ही मेरी आंखों से आंसू गिरने लगे। मुझे अपनी गलती का एहसास होने लगा कि मुझे उस लड़के के बारे में अच्छे से जानकारी लेनी चाहिए थी। मैं अपना सर पकड़कर बैठ चुका था। मुझे अब सांस लेना भी गवारा नहीं हो रहा था। मेरा मन अंदर ही अंदर दुखी हो रहा था। मैंने क्यों उस मासूम बच्ची पर यकीन नहीं किया। मेरा ज़मीर मुझे अंदर ही अंदर मलामत करने लगा। मैं वहीं अपना बैग छोड़कर तुरंत भागता हुआ रज़िया के घर चला गया। रज़िया के माँ बाप ने मुझे घर के अंदर जाने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि हमारी बेटी की हालत तुम्हारी वजह से ख़राब है। तुम तो उसे कब का छोड़कर जा चुके थे। मैं हाथ जोड़कर उनके सामने माफ़ी मांगने लगा कि मुझे अपने किए पर बहुत पछतावा है। मुझे एक बार रज़िया से मिलने की इजाज़त दे दो। मेरी आंखों में आंसू देखकर उनके माँ बाप को भी तरस आ गया और उन्होंने मुझे रज़िया के कमरे में जाने की इजाज़त दे दी। रज़िया के कमरे में जैसे ही गया तो रज़िया पहले से भी ज़्यादा कमज़ोर नज़र आ रही थी। वो बिस्तर पर बेजान गुड़िया की तरह लेटी हुई थी। साथ में उसके बगल में एक नर्स खड़ी थी जो उसका ध्यान रख रही थी। मैंने उस नर्स को बाहर जाने के लिए कहा। मैं रज़िया के बगल में जाकर बैठ गया तो रज़िया ने अपना चेहरा घुमा लिया। वो मुझसे कहने लगी कि मैं यहाँ से हमेशा के लिए चला जाऊँ। मैंने रज़िया के सामने हाथ जोड़ दिए और रो रो कर उससे माफ़ी मांगने लगा। हम दोनों की आपस में काफ़ी देर तक बातचीत होती रही। रज़िया को आज भी मुझसे मोहब्बत थी, इसी वजह से उसने मुझे माफ़ कर दिया। मैं रज़िया का हाथ पकड़कर उसे अपने घर वापस ले आया। मैं अब उसकी दिन ब दिन सेवा करता, क्योंकि आज उसकी जो हालत थी वो मेरी वजह से थी।
पर धीरे धीरे इसी तरह 6 महीने बीत चुके थे और अब रज़िया पहले से काफ़ी बेहतर हो चुकी थी। उसकी खूबसूरती पहले की तरह वापस आ चुकी थी और अब वो पहले की तरह ही मुस्कुराने लगी थी। डॉक्टर के टेस्ट और रिपोर्ट के अनुसार अब रज़िया पहले के मुताबिक बेहतर हो चुकी थी। इस बात से मैं काफ़ी खुश था। अब मैं रज़िया को काफ़ी वक्त देने लगा और हम दोनों एक दूसरे के करीब भी आ चुके थे। मैं सब कुछ ठीक करना चाहता था, इसी वजह से मैं ज़्यादा से ज़्यादा वक्त रज़िया को देता था। एक दिन हमें खुशखबरी मिली कि रज़िया माँ बनने वाली है। आज का दिन मेरी ज़िंदगी का बहुत बड़ा दिन था। फिर 9 महीने बाद रज़िया ने एक खूबसूरत से बेटे को जन्म दिया। मैं दिन रात अपने परिवार की सेवा करता, उन्हें खुश रखने की पूरी कोशिश करता और जो मैंने पहले गलतियां की थी, अब मैं उन गलतियों को फिर से दोहराना नहीं चाहता था। दोस्तों, एक झूठी बात पर यकीन करने से मेरी ज़िंदगी पूरी तरह से बिखर चुकी थी। इसलिए हमें कोई भी कदम उठाने से पहले उसकी हकीकत अच्छी तरह से जान लेनी चाहिए। यूं ही किसी अनजान की बातों पर हमें एतबार नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आपकी क्या राय है इस कहानी पर, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। सब्सक्राइब करें।